हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको आईटी टिप्स की क्लास में कल मैंने आपको ई गवर्नेंस के बारे में बताया था। तो आज अपन इससे आगे थोड़ा जानेंगे कि ई गवर्नेंस के जो एप्लीकेशंस का यूज़ का कि सार्वजनिक सेवाएं जो रहती हैं जैसे कि वेब में किस तरीके से यूजेस इनका किया जाता है। जैसे मिशन मोड प्रोजेक्ट जो रहता है जिसे कि अपन बोलते हैं MMP। तो इसमें जो 27 मिशन मोड जो था वो MMP में शामिल है, जिसमें कि 10 सेंट्रल MMPs जो रहती हैं वो 7 एकीकृत MMP में मंत्रालय में या फिर जो भी विभाग वगैरह रहते हैं उसमें शामिल रहती हैं। जब 18 मई 2006 को ये अप्रूव्ड हुआ था और मिशन मोड सूचित में ये आ गया था कि प्रोजेक्ट के उद्देश्य जो क्षेत्र और स्पष्ट से परिभाषित है। यदि हम देखें तो MMPs नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत निम्न एप्लीकेशन क्षेत्र या फिर ऑनलाइन सर्विसेज आती हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक में देखें या फिर स्टेट्स में, सेंट्रल MMPs में देखें, स्टेट्स में देखें या इंटीग्रेटेड MMP में देखें। सेंट्रल MMPs में देखें तो जैसे बैंकिंग, सेंट्रल एक्साइज कस्टम, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, नेशनल सिटीजन डाटाबेस, पासपोर्ट, इमिग्रेशन, पेंशन, ई ऑफिस फॉर इंजीनियर, रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग। जैसे स्टेट में देखें तो एग्रीकल्चर्स, कॉमर्शियल टैक्स, ई डिस्ट्रिक्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लैंड रिकॉर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, पुलिस, रोड ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रेजरीज। इंटीग्रेट में यदि हम देखें तो CSC, ई-वीज, ई कोर्स, ई प्रोक्योरमेंट, EDI, NSDG। तो इस तरीके से ई कॉमर्स नागरिक जो सेवा रहती है वो कर सेवा को मतलब बदलना, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सूचना एक्सेस कर देता है। और सरकार ने मतलब जो गवर्नमेंट उसमें क्या किया, उन्होंने भागीदारी बना दिया गया है कि नागरिक जो रहेंगे आर्थिक और सामाजिक अवसरों को भी बढ़ाएगा और उनके बेहतर जीवन को। जैसे ई गवर्नेंस जो रहता है, जैसे आयकर रिटर्न का ई फाइलिंग होना, ई रिटर्न मध्यस्थ, ऑनलाइन पंजीकरण, स्थायी खाता जो रहता है जिसके पैन कार्ड हुआ, ऑनलाइन एप्लीकेशंस करना, पैन एप्लीकेशंस की स्थिति की जांच ऑनलाइन करना, या कर कटौती जो रहती है जिसमें कि खाता संख्या जो अकाउंट्स रहता है, ई टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशंस को जारी करना। जैसे कि हम देखें जैसे पासपोर्ट वेबसाइट जो रहता है उसमें कैसे यूज़ किया जाता है इसका कि साइट पासपोर्ट वीज़ा जो रहता है जिसमें CPV के लिए कॉन्सुलर सर्विसेज विदेश मंत्रालय के बारे में जानकारी जो रहती है वो हमें क्या करती है, प्रदान करती है। साइट देने की स्थिति क्वेरीज के रूप में केंद्रीय पासपोर्ट डाटाबेस को भी संबंधित करती है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जो रहेगा वो वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन विभाग मतलब टैक्सेशन डिपार्टमेंट द्वारा एकत्रित कर और राज्य में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में बिक्री जो रहती है उसकी निगरानी के रूप में राज्य सरकारों द्वारा वो क्या करता है, उसमें उत्पन्न राजस्व के लिए क्या करता है, उपयोग किया जाता है। और इन्हीं मेडिशन जो रहता है मॉडल से पंजीकरण, चालान, बिल, ट्रांजिट डॉक्यूमेंट्स में आदि रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक मार्केट का उद्देश्य बाजार की जानकारी साझा करने के लिए जो कृषि उत्पादन रहता है थोक बाजारों में जोड़ना या फिर पोर्टल में संबंधित जो गैर सरकारी NGO रहते हैं उसमें संगठनों में किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों, नीति निर्माताओं, शैक्षणिक संस्थानों आदि के बीच में इंटरफेस को मजबूत बनाने के लिए विकसित किया जाता है। जैसे एग्जामिनेशन रिजल्ट पोर्टल में यदि हम देखें तो वेब पर परीक्षा परिणाम का प्रथम स्तरीय पोर्टल विभिन्न सरकारी जो एजेंसियां रहती है उनको आयोजित विभिन्न शैक्षणिक प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के ऑनलाइन परिणाम प्राप्त करने के लिए जो वन स्टॉप सोर्स रहता है उसमें पोर्टल्स का महत्व है। जैसे CBSE, राज्य शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक संस्थानों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, CA आदि में क्या होता है शामिल रहते हैं। लैंड रिकॉर्ड यदि हम देखें तो भूमि का रिकॉर्ड कंप्यूटरीकरण भारत में आधिकारिक स्तर पर ई शासन की सबसे शुरुआती में पहलों में से एक है कि जो पूरे ऑपरेशन का क्या करता है, मुख्य केंद्र देश को मौजूदा भूमि रिकॉर्ड सिस्टम को मजबूत करने के लिए उसमें IT जो प्रौद्योगिकी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हमेशा उसमें क्या करता है, प्रयुक्त करता है। जैसे हम देखिए स्वामित्व में कार्यकाल जो रहता है सही पारदर्शी सूचना प्रणालियों में इससे निपटना, भूस्वामियों को नाम पत्र दर पर आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड रहता है उसको प्रदान करना, भूस्वामियों को सूचनाओं को यदि अधिकार देना है तो विश्वसनीय और टिकाऊ संरक्षण के लिए कम लागत आसानी से उनके प्रतियोगी में क्या कहते हैं, योग्य डाटा को दे सकता है। भूमि प्रशासन है मूल्यांकन का करना, तो इस तरीके से कार्य ई कॉमर्स में किए जाते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ई डेमोक्रेसी क्या रहता है। ई डेमोक्रेसी एक ऐसी अवस्था है जिसमें नागरिकों को
डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्या है? डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में सूचना और प्रौद्योगिकी के उपयोग से सहायता मिलती है। इस व्यवस्था या कंटेक्स्ट में डेमोक्रेटिक एक्टर्स और जो सेक्टर्स रहते हैं उनमें सरकारें, इलेक्टेड ऑफिशियल, मीडिया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सिटीजन्स, वोटर्स आदि होते हैं। ई डेमोक्रेसी आजकल की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इंटरनेट हुआ, मोबाइल कम्युनिकेशंस, अन्य जो टेक्नोलॉजी से नागरिकों को ज़्यादा एक्टिव बनाती है और इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी के होने से पब्लिक जो चैलेंजेस रहता है उसमें बेहतर तरीके से वो क्या करता है, पार्टिसिपेट या डायरेक्ट सपोर्ट फॉर्म में इन्वॉल्व भी करता है। ई डेमोक्रेसी के रूप में सिविक पार्टिसिपेशन करना। ई डेमोक्रेसी सिविल एंगेजमेंट एक ऐसी सूचना मानी गई है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज का उपयोग इंटरनेट संस्थानों को एक कनेक्ट उपलब्ध कराता है। ये इन इंस्टीट्यूट्स की इंटरेक्शंस की प्रोसेस में एक क्या करता है, टूल की तरह कार्य करता है। जैसे रोजर ई डेमोक्रेसी के 3 सब फील्ड्स होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोविजन, डिलीवरेशंस या फिर डिसीजन मेकिंग और पार्टिसिपेशंस। तो ई डेमोक्रेसी में सिविक एंगेजमेंट द्वारा सोशल नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के रूप धारण कर लिया जाता है और मैन लेंजर के अनुसार इंटरनेट का गवर्नमेंट 2 तरीके से असर करता है। फर्स्ट जो रहता है वो एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, करंट पॉलिटिकल इश्यूज की जानकारी रखने वाले लोगों को इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की सुविधा करना और पब्लिक पॉलिसी पर असर डाल उनमें ऑनलाइन टूल्स का प्रयोग करके क्या करता है, लोग गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग से शामिल करता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट गवर्नमेंट पर दूसरा तरीका क्या होता है। इंटरनेट एम्पावर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, जो लोगों के ग्रुप को इंटरनेट एम्पावर करता है। सोशल मीडिया साइट्स लोगों के नेटवर्क्स को क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। आजकल पॉलिटिकल्स में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन नेटवर्क्स का अधिकतर असर दिख रहा है कि जिसमें नेटवर्क्स के दबाव जो राजनेता हुए उनके पब्लिक के प्रति क्या रहता है, जिम्मेदारी का भाव होता है। फेस टू फेस रिलेशनशिप, जो सोशल नेटवर्किंग से कम्युनिकेशन से भविष्य की पॉलिटिक्स और ई डेमोक्रेसी के लिए संभावित शक्तिशाली ताकत होती है। लोकल डेमोक्रेटिक ग्रुप्स जो रहते हैं, लोकल डेमोक्रेटिक ग्रुप्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट होना। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सिटीजन का जो एसोसिएशन रहता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें इंडिविजुअल्स को पब्लिक अफेयर्स के सीखने का भी मौका मिलता है और स्टेट के बाहर भी पावर के सोर्स का अपने को पता चलता है। सिविल सोसाइटी एसोसिएशन की एक फॉर्म्स होती है जिसमें इंडस्ट्री ग्रुप्स को फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किया जाता है। ट्रेड यूनियंस हुआ, बिजनेस और प्रोफेशनल एसोसिएशन हुआ, अबॉर्शंस, गन कंट्रोल हुआ, एनवायरमेंट हुआ, इस तरीके से यूज इनका किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यदि हम बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस में देखें तो इसमें हमारे बेनिफिट्स क्या रहते हैं कि इसमें बेनिफिट्स हमारे रहते हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो तकनीक रहती है, मतलब ICTS कि लोकतांत्रिक ना लोकतांत्रिक होते हैं, ना ही अलोकतांत्रिक रहते हैं। ये महज याद रखिए, ये ना ही लोकतांत्रिक रहेंगे ना ही अलोकतांत्रिक रहेंगे। साथ ही ये अपनी प्रकृति के अनुरूप जो आवश्यक रहते हैं या नियामक भी नहीं है। ऐसे साधन उपकरणों की तरह उनमें क्या रहते हैं कि कुछ स्थितियाँ लक्ष्यों की कार्यविधि पर परिनियोजित रहते हैं। अगर हम बेनिफिट्स देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग, लीड्स पीयर टू पीयर जो रहता है नेटवर्क्स, कोलैबोरेटिव इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस के टूल्स, ई डेमोक्रेसी के पहलुओं के लिए अनेक जो कानून मतलब साइट्स स्तर क्रॉस प्रति क्षेत्राधिकारी कस्टमर पोस्ट एप्लीकेशन विकसित कर रखे जाते हैं और हजारों जो सरकारी संगठन रहते हैं उनमें सूचनाओं को एक तरह से एक ही सिस्टम्स के द्वारा उन्हें किए जाते हैं। अशाब्दिक सूचना प्रोवाइडरों के डाटों में सामंजस्य संगति देते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन क्या करता है वो सुविधाजनक भी होता है, साथ ही साथ जो बिजनेसमैन रहता है उनमें कास्ट इफेक्टिव भी रहता है। बिजनेसमैन में क्या रहेगा, कास्ट इफेक्टिव भी रहेगा। तो इनमें क्या रहता है कि एग्जाम्पल पर हम ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई नागरिक है जो शीघ्रता से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो जो पूरे देश के समुदाय से शुरू होने के लिए या फिर समूचे देश का अंतर्गत जो रूपरेखा है उनके इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस की तकनीक में आगे बढ़ने के लिए उनमें वरदान एक स्वरूप है। यदि हम USA.governments मतलब यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट जो है वेबसाइट सीधे प्रत्येक फेडरल और स्टेट पर क्या कहती है एजेंसी से लिंक होती है। वेबसाइट से उपलब्ध US सरकार करंट न्यूज़
रेगुलेशंस संबंधित सभी सूचनाएं समस्त नागरिकों के बहुमूल्य होती है, जो इंटरनेट में ई गवर्नेंस के प्रभाव के संबंध में होती है। ये तो हमारे हुए बेनिफिट्स। अगर हम इसके आगे देखें तो डिसएडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज क्या रहता है कि ये तकनीक जो रहती है वो कुछ प्रदेशों से जुड़ी रहती है कि ऐसी एडिक्ट्स संभालने और उसमें की अक्षमता और जो पहचान रहती है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, नाकामयाबी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड या अक्षमता। तो मतलब सर्वोच्च न्यायालय में इंटरनेट से विभिन्न साइट्स को क्या करता है, चीन वगैरह जो रहता है वो देशों पे क्या करता है, हवाला कर उनको बंद करने के आदेश पारित करने के लिए चेतावनी दे देता है। इसके अंतर्गत जो बेनिफिट्स रहते हैं उन्हें से भेड़ के सामान हुए उसमें आचरण करते उनको लाभदायक रूप में जितना स्पष्ट रहता है। तो मतलब प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र रहता है उनमें पारंपरिकता ऑब्जेक्शंस ई डेमोक्रेसी के अप्लाई करने के लिए दलील किए जाते हैं। प्रत्यक्ष गवर्नेंस से संभावित मतों के लिए ध्रुवीकरण के प्रति लोगों को अनुरूप करना, झुकाव करना या फिर उनमें ई डेमोक्रेसी के हानिकारक में बहुत सारे इसमें प्रभाव है कि इसमें ICTS एक विभाजन होता है जो कि ई डेमोक्रेसी में यदि मीडिया तक पहुंच जाए तो मोबाइल फोन्स इंटरनेट कनेक्शन जो रहते हैं वो लेस हो जाते हैं, और यदि इसकी दूसरा वर्ग देखें तो सुविधा से वंचित होना। साथ ही साथ क्या रहता है, ई डेमोक्रेसी इनोवेशन जो रहता है वो इस पॉलिसी कास्ट में वंचित होता है। तो ये क्या हो गया इसके डिसएडवांटेज में। तो आपका ये समझ कि ई डेमोक्रेसी में बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कल मैं आपको आगे बताऊंगी। थैंक यू।